आज जो है हम स्टडी कर रहे हैं ब्रैग्स इक्वेशन। और ब्रैग्स इक्वेशन में सबसे पहले जो है इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम इसका पर्पस देख लेते हैं। तो इसका पर्पस जो है वो क्या है, ये यहाँ पर आपको जो है दो रेस दिख रही हैं, ठीक है। एक रे ये है, ये आई यहाँ टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, ये आई यहाँ से टकराई बी से और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारे पास एटम्स की 3 लेयर्स पड़ी हैं। तो यहाँ तक तो इन दोनों ही रेस ने यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ तक इन दोनों रेस का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ तक भी इन दोनों रेस का डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन ये जो रे 2 है R2, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस नीचे वाली लेयर में जाके कवर कर रही है, ठीक है। ये जो अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये रे कवर कर रही है उसे मैंने A, C, B और D से जो है जाहिर किया होगा। तो ब्रैग्स इक्वेशन का मकसद क्या है कि दूसरी आने वाली रे जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है उसे निकालने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसे जो है हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस D है, ठीक है। इसे मालूम करने के लिए जो है हम ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पर्पस मेंशन किया है ब्रैग्स इक्वेशन का कि हम एक्स रेस के ज़रिए से एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है रेस का निकालते हैं। मतलब हम इसमें एक्स रेस का इस्तेमाल करेंगे दूसरी रेस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर करती हैं नॉर्मल के अलावा उसे निकालने के लिए। और चूंकि ये दो रेस हैं और इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो किसी भी इंटीजर का। तो इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा है, फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिखा, n लिखा है। n का मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर जो है हो सकता है, ठीक है। तो d हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, साइन थीटा ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस का जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये वो उस थीटा को ये साइन थीटा जाहिर कर रहा है। n हमारे पास कोई भी इंटीजर है और लैम्डा जो है हमारे पास उस रे की वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब इस हम ब्रैग्स इक्वेशन को स्टडी करते हैं इसका पर्पस देखने के बाद। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन की जो है मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है ड्रा की है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है। ये ब्रैग्स था हमारे पास केमिस्ट, उसने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है डिस्कवर किया, ठीक है। अब एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उसने डिस्कवर किया तो फिर ऑब्वियसली उसने उससे कुछ काम भी लेना था, तो उसने इस स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया रेस का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब इस डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास जो है ये एक स्क्रीन दिखाई गई है, ये इसका एनोड है पॉजिटिव एंड, ये कैथोड है नेगेटिव एंड, और ये जो है टारगेट इसमें रखा गया है, ठीक है, जिससे रेस जो है इमिट होंगी। अब इससे जो है एक्स रे खारिज हो रही है और ये इस स्लिट में जा रही है। उसके बाद जो है ये इस सर्कुलर स्केल एस में जा रही है और सर्कुलर स्केल एस के अंदर जो है ये क्रिस्टल पड़ा है और क्रिस्टल एक टर्न टेबल के अंदर जो है मौजूद है। और इसके साथ जो है फिर ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर है जिसके अंदर आयोनाइजिंग गैस SO2 है और इसके साथ ये फिर इलेक्ट्रोमीटर जो है लगा हुआ है। तो अब इस सारा प्रोसीजर को जो है हम स्टडी करते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसे एक एक्सरे ट्यूब समझा जाता है, ठीक है। अब ये सारा जो हमारे पास पड़ा है ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और ये एक तरह की एक्सरे ट्यूब को जाहिर करता है। सबसे पहले क्या होगा कि एक्स रेस को हम मोनोक्रोमेटिक एक्स रेस में बदलेंगे स्क्रीन से गुजारने के जरिए से। ये स्क्रीन है, जब एक्स रेस इसमें से पास होंगी तो वो मोनोक्रोमेटिक एक्स रेस में बदल जाएंगी। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है। तो जब एक्स रेस यहाँ से पास होंगी तो वो मोनोक्रोमेटिक एक वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ एक जैसी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि एक्स रेस जो है एक स्लिट से, स्लिट कहते हैं सुराख को, इस स्लिट से गुजरेंगी टू गेट फाइन बीम। जब ये इससे गुजरेंगी तो ये एक प्रॉपर बीम की शेप जो है अडॉप्ट कर लेंगी, which is then fall on the crystal on turntable। अब इस टर्नटेबल के अंदर एक क्रिस्टल पड़ा है, ये फाइन बीम फिर यहाँ से आएगी और इसके ऊपर एक क्रिस्टल पे गिरेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि क्रिस्टल से वो बीम रिफ्लेक्ट होगी और फिर गिरेगी आयोनाइजेशन चैम्बर पे जिसमें आयोनाइजिंग गैस SO2 जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे आएगी और इसके अंदर SO2 है, इसमें जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि गैस की आयोनाइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइट की इंटेंसिटी के, मतलब वो जो लाइट की रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उस गैस की जो है आयोनाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद है जब इस क्रिस्टल को जो है हम रोटेट करेंगे, इस क्रिस्टल को जब हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो उसके साथ साथ जो है इस क्रिस्टल को रोटेट करने के साथ साथ जो आयोनाइजेशन चैम्बर है वो भी रोटेट करेगा
ठीक है। अब ये दो चीजें रोटेट करनी है तो हम कहेंगे कि ये डबल एंगल से जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्रिस्टल रोटेट करेगा उसी एंगल के लिहाज से आयनाइजेशन चैम्बर को हम मूव कराएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास रोटेशन है, चेंज आ रहा है, ये हमारी हेल्प करेगा एंगल मेजर करने में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिमा के हवाले से। मैक्सिमा जो है ये हम यूज करते हैं ब्राइट स्पॉट के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो इस सारे में मैंने क्या बताया कि ब्रैग्स इक्वेशन निकालने के लिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस रेस का निकालने के लिए जो हम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं, जिसे जो हम एक्सरे ट्यूब कहते हैं। सबसे पहले एक्स रेस को जो है मोनोक्रोमेटिक एक वेवलेंथ वाली एक्स रेस में बदला जाएगा स्क्रीन से गुजारने के जरिए से। उसके बाद इसे स्प्लिट से गुजारेंगे तो फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद इसे क्रिस्टल पे डालेंगे जो कि टर्न टेबल में पड़ा है। टर्न टेबल एक सर्कुलर स्केल एस में पड़ी है। तो जब ये इससे रिफ्लेक्ट होगा तो फिर आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगी और इस रे की इंटेंसिटी जो है जितनी ज्यादा होगी, आने वाली रे की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऐसा होगी इसमें आयनाइजेशन होगी और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमीटर से पास करेगी जिसमें रिजल्ट शो होंगे, ठीक है। तो ये सारा हमने स्टडी किया और साथ ही हमने ये पढ़ा है कि हम ना यहाँ पे क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे और क्रिस्टल के साथ साथ आयनाइजेशन चैम्बर को भी रोटेट करवाएंगे। ये रोटेशन हम क्यों करवाएंगे? ताकि जो है हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिमम यानी कि आने वाली ब्राइट स्पॉट्स के हवाले से उनके एंगल जो है मेजर कर सके। अब ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जो है हम एनालिसिस करते हैं NaCl के स्ट्रक्चर का। तो NaCl के स्ट्रक्चर का हम इसे कैसे एनालिसिस करेंगे कि जो जो फेस है NaCl की, जिसकी मिलर इंडाइसिस जो है 100 है, उसकी वैल्यू जो है थीटा की 5.9 डिग्री है, n की वैल्यू 1 है, मतलब उसमें जो इंटीजर पुट करेंगे वो 1 है और साइन 5.9 निकालेंगे तो 0.103 आ जाएगा। तो जब इन सारी वैल्यूज को ब्रैग्स की इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मैंने वहां पर जो है अभी बताया है ना कि ब्रैग्स की इक्वेशन है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो अब इसमें से हमने d को निकालना है तो 2 साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो n थीटा ओवर 2 साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इंटीजर हमने यहाँ पे क्या, चूंकि NaCl का कर रही है तो NaCl की जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है। NaCl की n की वैल्यू 1 है। NaCl का जो जिस फेस के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन इस पे जो है अप्लाई कर रही हैं, उस फेस का जो फिर रोटेशन एंगल निकालेंगे वो 5.9 NaCl का फिक्स है, पहले से मालूम किया हुआ। तो साइन 5.9 लिखेंगे जिसकी वैल्यू 0.103 आ जाएगी, ठीक है। तो n1 आ गया, साइन थीटा की वैल्यू 0.103 आ गई और ये 2 ये इस फार्मूले में मौजूद है, पहले से ब्रैग्स इक्वेशन से हमने निकाला हुआ है। तो इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो d इज इक्वल टू 4.85 लैम्डा आ जाएगा। तो ये d की एक्स्ट्रा डिस्टेंस है रेस का जो मैंने स्टार्ट में बताया, ठीक है। ये जो है फिर हम इससे उस रे को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता होगी तो उस रे की, ठीक है, तो हम d को फाइंड आउट कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू पहले से कैलकुलेट की हुई होती है। अब जहाँ पे जिस तरह हम डिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसी तरह लैम्डा की वैल्यू मालूम करने के लिए भी कोई प्रोसीजर होगा तो वो उसे फाइंड करके दी हुई होगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और बाद में अगर d दिया हुआ होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस रेस का दिया हुआ होगा तो उससे जो है हम लैम्डा मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये NaCl की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इन्हें ब्रैग्स इक्वेशन के फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन।